So, good evening, once again, good evening. And today we are going to discuss about this some of the procedures जिसको कि जब हम implementation की बात करेंगे, मान लीजिए कभी हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि हमें कोई मीडियम स्केल में या फिर कहीं भी हमको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़े, तो उस समय हम जो एपेक्स मैनुअल हमने देख लिया था। एपेक्स मैनुअल के बाद उसके बाद जब हम प्रोसीजर्स पे कैसे क्रिएट करेंगे और कौन कौन से प्रोसीजर की जरूरत पड़ेगी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो फॉर दिस जहां जहां हमने देखा था डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, तो वो हमको उसके एसओपीज या प्रोसीजर्स हमें क्रिएट करने होंगे। तो दैट इज, जैसे कि यहाँ पर देखें क्लॉज नंबर 4 में जो हमने एपेक्स मैनुअल देखा था, तो वहां पे सिर्फ हमने एक प्रोसेसेस डिफाइन कर दी थी, इंटरनल ऑडिट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। वहां पे सिर्फ बता दिया था कि ये हमारे पास एपेक्स मैनुअल में हमने ये कंटेंट करते हैं, कंपनी ये काम करती है। बट उसको डिटेल में एक अलग से हमको प्रोसीजर सभी के बनाने होते हैं जहां जहां डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है। तो फॉर एग्जाम्पल दैट इज द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट रिव्यू। तो अगेन यहाँ पर वही चीज है, सभी सभी जो हमारे प्रोसीजर्स हैं उनके पर्पज, स्कोप, डिफिनेशंस ये कॉमन होंगे। तो मतलब जब हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं तो प्रोसीजर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं भी हम डिफिनेशन को पहले लिख दिया, स्कोप को बाद में लिख दिया, या रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले लिख दिया। एक सीक्वेंस हमने डॉक्यूमेंट कंट्रोल में कहीं ना कहीं अपने एपेक्स मैनुअल में बता रखा होगा कि इसको इस तरीके से हम करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो पर्पज, किसी भी एसओपी को क्रिएट करने जाएंगे हम, कोई भी हो, चाहे प्रोसेस की हो या कोई भी हो, उस समय ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में उसको हम सेफ्टी परफॉर्मेंस में सबसे पहले हमको पर्पस बताना होता है कि जो भी हम एसओपी बनाने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है। और वो पर्पस का मतलब ये है कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कि इस डॉक्यूमेंट को हम क्यों बना रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे है कि पर्पस है हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की प्लानिंग और उनकी मैनेजमेंट रिव्यू वो हम कैसे करेंगे। देन स्कोप क्या है, तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। मान लीजिए यदि यह कॉमन डॉक्यूमेंट होता और हम कॉमन प्रोसीजर बना रहे होते, तो यहाँ पे क्यू HSC आ जाता, क्वालिटी और इन्वायरमेंट के भी जिक्र यहाँ पर हो जाता, क्योंकि ये कॉमन प्रोसीजर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको स्कोप में क्वालिटी, हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट सभी मेंशन कर सकते थे। देन सम ऑफ द इसके डेफिनेशंस जो ISO से लिए गए हैं। देन इसके बाद रेफरेंस, ये जो प्रोसीजर बना रहे हैं वो किस रेफरेंस में, किस क्लॉज के रेफरेंस में हमको फुलफिल करेगा, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। तो दिस इज लाइक दिस। देन आफ्टर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, कौन अप्रूव करेगा, कैसे करेंगे। देन इसके बाद हमारा मेथड्स। मेथड्स में मतलब इस प्रोसीजर को जो हमको रिव्यू करना है, तब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज हम बता रहे हैं कि हर 6 मंथ के अंदर हमको इसको क्या करना है, रिव्यू करना है। ये एपेक्स मैनुअल में हमने नहीं लिखा था। एपेक्स मैनुअल में लिखा था सिर्फ कि क्लॉज नंबर 4 में के अंदर कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हमारे पास प्लानिंग एंड प्रोसीजर्स हम क्रिएट करते हैं और बनाते हैं। यहाँ पर हमने उसको स्पेसिफिक लिख दिया है, बिल्कुल बता दिया है कि इस प्रोसीजर्स को एवरी 12 मंथ के अंदर हम इसको और 6 मंथ में इसको इंटरवल पर हम इसको रिव्यू करेंगे। देन इसके बाद ईयरली, उसके बाद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब एक तरीके से यहाँ पर देखें कि जो भी हम यहाँ पर स्कोप, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, देन उसके कॉन्टेक्स्ट, देन उसकी इंटरेस्टेड पार्टीज, इंटरनल इशूज, एक्सटर्नल इशूज, जो हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे आइडेंटिफाइड करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी हम उसको ऐसा करते हैं। दैट वी नीड टू डिफाइन हियर ऑल्सो। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में यहाँ पर हर एक प्रोसीजर्स को हमने एक इंटरलिंकिंग दी हुई है। जैसे मिनट फॉर द मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, तो इस प्रोसीजर को इंटरलिंक कर दिया। फिर इस प्रोसीजर को यहाँ पर हमने इंटरलिंक कर दिया। स्कोप ऑफ द डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो लास्ट प्रीवियस में देखा था हमने जनरल, तो उसको भी स्कोप का जो डॉक्यूमेंट था वो वहां पर मेंशन हो रहा था। तो एक तरीके से हम यहाँ पर जो जो हमारी प्लानिंग है, जो जो हम काम करते हैं, वो हम सब यहाँ पर रिस्क और अपॉर्चुनिटी असेसमेंट, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, मतलब पूरी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को हम कैसे गवर्न करते हैं, दैट ऑल वी नीड टू डिस्कस एंड मेंटेन हियर। देन इसके बाद हम हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन कर रखा है, उसका हमने यहाँ पे एक प्रोसीजर नंबर दे दिया है। अब इसका मतलब यहाँ पर भी हमको इसका एक प्रोसीजर हमारे पास हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट करते कैसे हैं, कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कैसे उसके लीगल कंप्लायंस लगाएंगे, कैसे ओवरराइडिंग फैक्टर लगाएंगे, किस तरीके से हीरा बनाएंगे, वो यहाँ मिलेगा। अभी हमने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है। देन इसके बाद असेसमेंट कैसे करेंगे उसका, उसके असेसमेंट के लिए भी एक यहाँ पे रेफरेंस दे दिया हमने।
सिमिलरली इसी तरीके से उसका असेसमेंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सिस्टम, देन डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एक मेंटेन करना है उसका हमें डॉक्यूमेंट्स, तो उसको भी हमने प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द कंप्लायंस इवोल्यूशन एंड लीगल रजिस्टर, उसका भी एक अलग प्रोसीजर यहाँ पर डिफाइन कर दिया, दैट वी विल सी। कुछ नंबर्स आप नोट कर लें, अभी हम उसको देखेंगे तो वहां पर ये प्रोसीजर्स को इंटरलिंकिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कंप्लायंस का देखेंगे अभी, तो उस तरीके से हमको ये पता चलेगा कि PR06 के अंदर सारी कंप्लायंस हमको मिल जाएगी। देन प्लानिंग ऑब्जेक्टिव जो हम कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे मॉनिटर करेंगे, पॉलिसीज से इंटरलिंक होनी चाहिए, तो वो हमने यहाँ पर इस SOP में इंटरलिंक कर दी है। रिसोर्सेज, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, अब मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग जो भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, तो वहां पर हमने जनरल लिखी थी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग हम कंडक्ट करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, 6 मंथ के लिए यह हमको मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग हमको कंडक्ट करना है। ये यहाँ पर हमने जो एवरी 6 मंथ मतलब हर 6 महीने में हमको मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग कंडक्ट करना है टू इंश्योर द कंटिन्यूटी, सुटेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस प्रोसीजर में यदि हमसे कभी ऑडिट होती है और वो पूछा जाता है कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग कंडक्ट करते हैं, बोले यस करते हैं। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग की कंडक्ट करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कब कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो एट दैट टाइम हम जो वर्बली तो बताएंगे ही, बट हमें ये प्रोसीजर भी दिखाना होगा, उस प्रोसीजर में ये मेंशन हो कि हम उसको एवरी 6 मंथ में हम इसको करते हैं। देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज, देन इसके बाद नॉन कॉन्फिडेंटी, ऑक्यूपेशनल पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव, ये जो उनके एजेंडा पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर जो क्लॉज नंबर 9 में डिफाइंड है, सिमिलरली यहाँ पर कर देंगे जो मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग कंडक्ट करते हैं, इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करके हम वहां पर डिस्कस करते हैं। देन इसके बाद रिकॉर्ड्स, इस SOP के अंदर, इस प्रोसीजर के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं वो सारे यहाँ पर इंटरलिंक कर दिए, जो ऊपर हमने आए थे वो सभी यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो वो और उसकी हमने रिटेंशन पीरियड, हर एक प्रोसीजर की रिटेंशन पीरियड मिनिमम 3 इयर्स या ये हम वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो उसका इफेक्टिव डेट, लास्ट रिवीजन कब हुआ था, उसका वर्जन नंबर कौन है, मान लीजिए कभी इसके अंदर कोई चेंज आया जिसके बाद हमने इसे रिवीजन 2 कर देंगे। So this is one of the procedure of the Apex manual that is defined in there. Then we will see the another document. The another document is क्लॉज नंबर 5 में देखते हैं हम जो मेंशन किया हुआ है कि प्रोसीजर फॉर कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर। तो पार्टिसिपेशन एंड वर्कर्स में यदि हम देखेंगे तो क्लॉज नंबर 5 के अंदर जो हम प्रोसीजर फॉर कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, तो अगेन सेम क्राइटेरिया, SOP बनाते समय पर्पज होना चाहिए, स्कोप होना चाहिए, डेफिनेशन होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी कभी हम SOP क्रिएट कर रहे हैं, अगेन द सेम क्राइटेरिया, सबसे पहले पर्पज डिफाइंड होना चाहिए कि पर्पज मतलब ये SOP क्यों क्रिएट किया जा रहा है। अभी इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, जैसे अभी कोई भी गाइडलाइन आती है, कोविड की आई या फिर कोई भी पैंडेमिक की आई, किसान बिल आया, तो कहीं ना कहीं एक आप देखिए कोई यदि आपके एक्ट आते हैं जैसे, तो आप DG फासली की वेबसाइट पे जाकर के देखेंगे, वहां पे गवर्नमेंट के एक्ट पे, तो वहां पे जो कोई भी एक्ट हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक सिस्टमेटिकली नॉइज के लिए है या फिर हजारस वेस्ट के लिए है, ई वेस्ट के लिए जनरेशन है, किसके लिए वो एक्ट डिफाइंड है, तो उसमें भी एक प्रोसीजर्स के अंदर एक सिस्टमेटिक वे में डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर जैसे है टू एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन द कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन। अगेन जब क्लॉज नंबर 5 को हम रीड आउट करेंगे तो वहां पर मेंशन है कि कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर होना चाहिए। तो कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर होना चाहिए, ये तो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। अब होना कैसे चाहिए और हम उसको कैसे करते हैं, वो हमको उसके लिए एक SOP बनानी होगी, तो वो प्रोसीजर बनाना होगा। तो यहाँ पर हमने उसको पर्पज, स्कोप, डिफिनेशन, रेफरेंस, रेफरेंस हमेशा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इससे हमको याद रहता है, कभी भी ऑडिट हो तो हम ये बता सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने उसका जिक्र किया हुआ है। देन इसके बाद जो भी हमारी मेंबर्स ऑफ कमेटी हैं, उन कमेटीज का यहाँ एड्रेस कर सकते हैं, वहाँ सेफ्टी कमेटी बता सकते हैं, ग्रीवेंस हैंडलिंग कमेटी बता सकते हैं, या डिस्कशन कमेटी है उसको बता सकते हैं, वर्क्स कमेटी है उसको बता सकते हैं, कैंटीन कमेटी है उसका रेफरेंस दे सकते हैं, सेफ्टी कमेटी है उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि हमारे पास ये कमेटीज हैं जिनमें हम वर्कर पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हैं। देन इसके बाद जो भी वर्कर्स हैं, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको कहीं ना कहीं हम इनके नेम लिख सकते हैं,
ये वर्कर रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हालांकि जब जिस भी कंपनी में यूनियन होते हैं दे आर द वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, तो उनको भी कहीं ना कहीं वो ऑन पेपर रिफ्लेक्ट होता ही है, तो वी कैन डायरेक्टली रिफर कि ये हमारे वर्कर रिप्रेजेंटेटिव हैं। देन हमेशा इसके ये याद रखना होगा कि हमें फीडबैक फ्रॉम द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट से डिपेंडेंट ऑन द वर्कर पार्टिसिपेशन। अब ये फीडबैक कैसी ली जाती है लिखने के लिए, तो हमने यहाँ पर भी मेंशन कि फीडबैक ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो फीडबैक वर्कर से कैसे ली जाती है? एक तो सजेशंस डिमांड की जाती है, फिर उसके बाद उनकी जो आप देखेंगे कभी टीक्यूएम में या क्वालिटी में मीटिंग करते हैं, उनसे सजेशंस बोलते हैं, देन उनके सजेशंस के बाद उनको प्राइज भी देते हैं, या फिर उनको 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, नए साल पे, या फिर कोई सेरेमनी में उनको बेस्ट सजेशंस के हम प्राइज देते हैं। वो सब क्राइटेरिया क्या है? दैट इज द फीडबैक। हम उनसे फीडबैक ले रहे हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं, और कहीं सेफ्टी हैजार्ड्स है, कहीं कुछ भी है, वो करेक्ट करने के लिए जो भी वो सजेशन दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन। तो ड्यूरिंग द ऑडिट्स वी नीड टू टेल अबाउट दिस वर्कर पार्टिसिपेशन, इस तरीके से होता है। देन अब वर्कर पार्टिसिपेशन में कोई सारी चीजें हैं कि जब उनको हम करेंगे तो उस समय कहाँ कहाँ उनको हम ले सकते हैं। तो जैसे मैनुअल क्रिएट कर रहे हूँ तो भले नहीं लेने, बट उनको हम क्लासरूम ट्रेनिंग में उनको बुला सकते हैं, उनको रेफरेंस मैनुअल दे सकते हैं, उनको एसओपीज दे सकते हैं, उनको छोटे मैनुअल जो होते हैं उनके वर्क इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो दे सकते हैं। देन पॉलिसीज के समय स्टेब्लिश करने से समय ये एम्फेसिस नॉन मैजिकल वर्कर के साथ हमको यहाँ पर इनको डिस्कस करना है, और ये फुलफिल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। देन इसके बाद हमारी जो भी उनकी रिस्क है, ट्रेनिंग है, इवोल्यूशन है, ऑल दिस रिक्वायरमेंट विल कम्स अंडर दिस, ये काम हम करते हैं। अब ये कैसे करते हैं? जब हजार्ड आइडेंटिफिकेशन हम देखेंगे, रिस्क असेसमेंट जब बनाएंगे डॉक्यूमेंट, एट दैट टाइम वी विल सी। देन अब जो कमेटी है, जिसको कमेटी हमने बताया था, उस कमेटी का क्या काम है, वो कमेटी कौन लीड करती है, उस कमेटी में कितने वर्कर रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद उनका चुनाव कैसे होता है, या फिर उनका टेन्योर कितना है, उसके बाद उनको हम अप्रूव कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन कर दिया। देन इसके बाद मैक्सिमम इंटरवल ओएचएस कमेटी जो भी होती है, मैक्सिमम इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स में उसका जो है कि उसको हमें एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, या फिर उनसे डिस्कशन करना है, उनको रिप्रेजेंटेटिव के साथ हमें मीटिंग करनी है। ये सब चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, उसके साथ ही साथ इसको मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के अंदर इसको हम डिस्कस भी करते हैं, और उनके कोई इनपुट होते हैं उसको भी वहां पर हम शेयर करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द वर्कर पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा एपेक्स मैनुअल से भी आपको क्लियरिटी आएगी। तो एपेक्स मैनुअल में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, 2 लाइन लिख दी थी, वर्कर पार्टिसिपेशन के लिए हम मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, बट यहाँ पर थोड़ी सी इसको एलिबोरेटेड फॉर्म में और ज्यादा फॉर्म में इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया कि उसके अंदर कौन कौन से है, कब कब उनकी मीटिंग करते हैं, कौन कौन सी कमेटी है, कितना रिव्यू होता है, कौन उसका हेड है, इस तरीके की चीजें यहाँ पर। बट अभी भी यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, क्या? यहाँ पे भी अब वर्कर पार्टिसिपेशन के नेम नहीं आ रहे हैं, कमेटी का नाम नहीं आ रहा है, तो उनके हर एक कमेटी में कितने मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट नहीं आ रही है। इसका मतलब उसके लिए कोई ना कोई एक अलग पेपर क्रिएट करेंगे। देन वी विल गो एंड सी द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में हम और देखते हैं यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, दैट वी विल सी। अभी जैसा हमने बात किया था कि लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पर फिर हम उसको अगेन पर्पस सेम स्ट्रक्चर। अब ये प्रोसीजर जब भी हम बात करेंगे तो वहां पे देखिए आपको हमेशा एक स्ट्रक्चर वे में वो मिलेगा। पर्पज है यहाँ पे अपडेटेड लीगल रजिस्टर मेंटेन करते हैं, कंप्लायंस के लिए मेंटेन करने के लिए ये पूरा प्रोसीजर है। देन स्कोप डिफिनेशन रेफरेंस है क्लॉज नंबर 6.1.3, वहां पे इस क्लॉज को रेफरेंस करने के लिए डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। क्लॉज नंबर 9.1.2 इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लायंस के लिए बना रहे हैं। देन इंटरनल ओएचएसएमएस ऑडिट के लिए हम इसको रेफरेंस में दे रहे हैं। देन अथॉरिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, जैसे सेफ्टी डिपार्टमेंट की हो सकती है, एमआर की हो सकती है, एचआर की कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। देन इसके बाद हमको इसको जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमको यहाँ पर मेंशन करना है, दैट इज समथिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स कैन बी। लीगल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है हमारी, तो लेजिग्नेशन जितने भी नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल जो भी हमारे रेगुलेशंस हैं वो हो गए। इसके बाद डायरेक्टिव्स, रेगुलेटर्स, परमिट, लाइसेंस जैसे, ठीक है। अब उसके बाद जजमेंट क्राइटेरिया कोई भी है। इसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ द वर्क एग्रीमेंट्स जो हैं, ये सब फैक्ट्री एक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस नेशनल इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, जो लीगल डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है लीगल की।
देन अदर रिक्वायरमेंट्स के अंदर कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट की एग्रीमेंट हो सकते हैं, लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है। तो लीगल तो डायरेक्ट पता है कि जो गवर्नमेंट कह रही है वो हमारी लीगल, फैक्ट्री एक्ट जो बोल रहा है लीगल है। अब अदर रिक्वायरमेंट्स के अंदर कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर के साथ हो सकता है, परचेजर के साथ हो सकता है, एम्प्लॉय एग्रीमेंट हो सकता है, जो वर्कर यूनियन या वर्कर रिप्रेजेंटेटिव ने बोला होगा कि यहाँ पर हमें पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, या फिर यहाँ पर हमें इस चीज की व्यवस्था नहीं है, या फिर हमारी ये डिमांड्स हैं। तो वो जो भी हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, दैट कुड बी अदर रिक्वायरमेंट्स, जो कि हमें यहाँ फुलफिल करनी है। नॉन रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। इसके बाद पब्लिक कमिटमेंट है, सोसाइटी की जो भी कमिटमेंट्स हैं, ये हमारी लीगल है ना, अदर रिक्वायरमेंट्स में आएंगी। देन सिमिलरली हम इसको यहाँ पर जैसे भी सोसाइटी के अंदर भी देखते हैं, यदि कोई प्लांट है तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट तो है ही है कि वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं हो कि हम वहाँ पे नॉइज क्रिएट कर रहे हों और कभी भी अलार्म बहुत ज्यादा बजा रहे हों, या फिर कोई भी बार बार इमरजेंसी है, बार बार गैस लीक कर दे रहे हैं, तो ये सोसाइटी को एक इम्पैक्ट आता है। तो दिस इज द अदर रिक्वायरमेंट काइंड ऑफ थिंग्स। देन मास्टर लिस्ट ऑफ अदर रिक्वायरमेंट, जो भी हमारे मास्टर लिस्ट ऑफ लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स है, इसको हमने एक डॉक्यूमेंट नंबर बता दिया। अब कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट है वो अभी यहाँ मेंशन नहीं है। जैसे लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर यहाँ पे नॉइज रूल आ सकता है, ओजोन डिप्लेशन रेल आ सकता है, देन इसके बाद आपका ई वेस्ट डिस्पोजल आ सकता है, वाटर एंड फैक्ट्री एक्ट आ सकता है, चाइल्ड लेबर एक्ट आ सकता है, लेबर एक्ट आ सकता है, देन इसके बाद हजार्डस एंड वेस्ट का आ सकता है, इसके बाद लक्स लेबर मॉनिटरिंग के लिए आ सकता है। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी रूल आ सकता है, नॉइज रूल आ सकता है। तो इस तरीके से जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सबके सब जो हमारी प्लांट के लिए एप्लीकेबल है, दैट वी नीड टू मेंटेन अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंट के अंदर उसको हमको लिस्ट को मेंटेन करना है। देन एक तो होती है लिस्ट को मेंटेन करना, अब एक होता है काम करना है। बेसिकली सेफ्टी डिपार्टमेंट ज्यादातर इवेल्यूशन ऑफ कंप्लायंस के ऊपर काम करते हैं। कहने का मतलब, जो एक लिस्ट है, दो तरीके का डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक तो है जो कि एमआर टाइप के होते हैं, जो एसओपीज वगैरह बनाते हैं, और एक जो कॉर्पोरेट से भी बन जाती है। एक होता है इवोल्यूशन ऑफ कंप्लायंस। इवोल्यूशन ऑफ कंप्लायंस में ज्यादातर सेफ्टी या एचआर का रोल डायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी हमारी कंप्लायंसेज हैं, उस कंप्लायंस की फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। एक तो यहाँ पर हो गई लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, ये पूरी 25-30 जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो हो गए। एक है इवोल्यूशन ऑफ कंप्लायंस, उस लीगल रिक्वायरमेंट में जो जो बोला गया है, क्या वो वाकई हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे फैक्ट्री एक्ट के अंदर कई सारी जगह रिक्वायरमेंट है कि वहां पर हमको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो क्या ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी वहां पर है या नहीं है। साथ ही साथ रिक्वायरमेंट है वहां पर कि मेल एंड फीमेल के लिए हमारे अलग अलग टॉयलेट बाथरूम होने चाहिए। तो क्या वो वाकई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कहाँ होगा। तो इसके लिए जो भी होगा उस लीगल रजिस्टर के अंदर की बुलेट पॉइंट्स को हमें नोट करने हैं, उसको मेंटेन करना है, और साथ ही साथ उसको मेंटेन करके हमें लिखना है, यस कंप्लाइड 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 कंप्लाइड, हमने चेक कर लिया ये सारे काम हो रहे हैं। दिस इज इवोल्यूशन ऑफ कंप्लायंस। इसके लिए भी कोई ना कोई हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, जहां पे हम बताएंगे, एक्सेल में बना सकते हैं सिंपल, सारी लिस्ट बना ली, और सारी लिस्ट बनाने के बाद उसके आगे उसकी कंसेंट टू ऑपरेट है, कंसेंट टू एस्टेब्लिश है, फैक्ट्री एक्ट लाइसेंस है, चाइल्ड लेबर के लिए कुछ है, बायोमेडिकल वेस्ट है, इनकी कंप्लायंसेस, चाइल्ड लेबर जो हमारे यहाँ आते हैं उनके वेरिफिकेशन है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर का भी हमारे यहाँ राउंड लेता है, उस समय जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो कहाँ नोट डाउन होती है। इस तरीके से उसको हमको कहीं एक्सेल फॉर्म में मेंटेन करना है, और उसको हमको मास्टर लिस्ट क्रिएट करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम करें। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, इसको परसेंटेज फॉर्म में भी लिखती हैं कि 89% या 99% हमारा इवोल्यूशन ऑफ कंप्लायंस हो रहा है। इसका मतलब हर एक कंप्लायंस के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है उसको एक जगह लिख ली गई है। उसके बाद उन सारे कंप्लायंस के ऊपर काउंट करके उसको परसेंटेज फॉर्म में डिक्लेयर कर दीजिए। मान लीजिए 100 में से 100 लीगल कंप्लायंस हमने, सब एक्टिविटी हमने निकाली, उसमें से 98 हो रही है, 2 नहीं हो रही है, तो इसका मतलब 98% कंप्लायंस है, 2% नहीं है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर हमको एड्रेस कर सकते हैं। तो दिस इज जस्ट ए एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द हाउ टू क्रिएट दिस। देन वी आर गोइंग टू द अनदर डॉक्यूमेंट्स, दैट इज द नॉन कॉन्फर्मिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। मीन सिंपल यहाँ पे नॉन कॉन्फर्मिटी हैंडलिंग एंड करेक्टिव एक्शन। नॉन कॉन्फर्मिटी इन्वेस्टिगेशन का मतलब यहाँ पर
ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही है। अब ये देखिए, जो जो प्रोसीजर्स अभी तक हमने दिखाए हैं वो अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग पर्पस के लिए हैं। सबसे पहले हमने दिखाया प्लानिंग एंड मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, देन इसके बाद हमने बात की इवोल्यूशन ऑफ कंप्लायंस के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं नॉन कॉन्फॉर्मिटी के ऊपर, मतलब ये भी आप देखेंगे क्लॉज नंबर 10.2 में इंसिडेंट नॉन करेक्टिव एक्शन, कोई एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया तो हमको क्या करना है, उस केस के लिए एसओपी बनाई गई है कि भाई जब ऐसा कुछ हो तो आपको क्या करना है। तो उस समय हमको इंसिडेंट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है उसको, और उसको हमको यहाँ पर मेंटेन करना है। तो दैट इज द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एचआर या एमआर या सेफ्टी डिपार्टमेंट, जिसका भी है उसको मेंशन कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ एचआर, एमआर या एचओडी, इसलिए वो उसका रीजन क्या है, क्योंकि हर एक कंपनी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कभी ये सारा काम सेफ्टी के पास होता है, या एचएससी डिपार्टमेंट के पास होता है, या ईएचएस डिपार्टमेंट के पास होता है, या ईएमआर के पास होता है, या फिर कॉर्पोरेट के पास होता है। तो जिसके पास भी जिस कंपनी में जो रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज मेंशन, वी कैन मेंशन हियर। देन सिमिलरली यहाँ पर एचओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होगी। क्यों? यहाँ पर एचओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की है कि वो उसको इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करे, उसके नियर मिस रिपोर्ट करे, उसको बताए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी हमारे मेथड्स हैं, जो एज सुन एज पॉसिबल हमको रिपोर्ट करने हैं, देन नॉन कॉर्पोरेटिव जब भी होने पे हमको रिएक्ट टाइमली मैनर पे उसको टेक एक्शन लेना है, कॉन्सिक्वेंसेस को डील करना है, डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस। मान लीजिए अभी कोई ऐसी एक्सीडेंट हो गया जिसके ऊपर जो है कि वहां पे कोई गैस लीक हो रही है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे उसके अलग अलग जहां पे उसको कट डाउन कर, या फायर हो गया, डील विद कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो इलेक्ट्रिकल लाइन आ रही है उसको तुरंत सब स्टेशन से जहां जहां कनेक्शन जा रहे हैं उसको सबको डिस्कनेक्ट करना, अदरवाइज क्या होगा, पूरे प्लांट में आग लग सकती है। तो इस तरह की चीजों को हमको डील विद कॉन्सिक्वेंसेस में, दैट इज द डायरेक्ट रोल ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कि उसके थ्रू वहां पर करना है। देन इन्वेस्टिगेशन करना है, डिटरमाइनिंग रूट एंड कॉज करना है, उनके करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, प्रिवेंटिव एक्शन मेंटेन करना है, उसको रिव्यू करना है, डिटरमाइन करना है। उसके बाद उसको हजार्ड्स में भी हमको उसको देखना है कि क्या वो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट के तहत हमको हायरेसी ऑफ कंट्रोल, जब हीरा देखेंगे तो हायरेसी ऑफ कंट्रोल के अंदर जो भी एलिमिनेट करना, हजार्ड करना, सब्स्टिट्यूट करना, यदि किसी को चोट लग गई तो वहां पे चोट क्यों लगी उसको इंसिडेंट करते समय, ये पैरामीटर हमको ध्यान रखना है। एलिमिनेट करना है, हजार्ड्स को सब्स्टिट्यूट करना है, या फिर कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं। अगेन रिव्यू ऑफ द इफेक्टिवनेस से वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जो भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ है उसको मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के अंदर हमको डिस्कस करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्लॉज नंबर 9 में मेंशन किया हुआ है कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का एजेंडा पॉइंट में ये पॉइंट कवर हो रहे हैं। देन इसके बाद जो भी हमारी ऑडिट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमको यहाँ पर बतानी है। देन उनकी नॉन कॉर्पोरेटिव इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके लिए कौन सी टीम है, कौन सी कमेटी है, कमेटी कैसे हमको फॉर्म करनी है, क्रॉस फंक्शनल टीम कैसे बनानी है, ये हमको यहाँ पर मेंशन करना है। और साथ ही साथ फॉर्म कौन सा भरना है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी नॉन कॉर्पोरेटिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इसका मतलब कोई ना कोई एक फॉर्मेट होगा जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं, ये है नॉन कॉर्पोरेटिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है, आपको लैंग्वेज से समझ में आना चाहिए कि किस रिपोर्ट की बात हो रही है। यहाँ पे हो रही है कि नॉन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, मतलब ये नियर मिस रिपोर्टिंग नहीं है, ये एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं है, किसी को एक्सीडेंट हुआ, हुआ कैसे। एक तो होती है नियर मिस रिपोर्ट, एक होता है एक्सीडेंट रिपोर्ट, कि एक्सीडेंट हो गया है, अब हम उसको बता रहे हैं सेफ्टी डिपार्टमेंट को कि एक्सीडेंट हो गया। एक है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, अब सेफ्टी डिपार्टमेंट को या किसी को भी पता चल चुका है, अब वो वहां पे जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मतलब अब एक्सीडेंट के बाद उसके बाकी के जो एक्शंस आएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके रूट कॉज क्या था, करेक्टिव एक्शंस क्या था, आगे नहीं हो ऐसा कुछ हम कर रहे हैं, वो अलग रिपोर्ट है। इसकी भी हम एक यहाँ पे फॉर्मेट नंबर उसको डिक्लेयर कर देंगे, एक उसका फॉर्मेट अलग से होगा जिसको हमें आप कैसे जान सकते हैं। कभी कभी आप यहाँ देखिए, आपके यहाँ जो डिपार्टमेंट में आप जो भी वर्क परमिट यूज करते होंगे, जो भी एसओपी फॉर्मेट यूज करते होंगे, सभी पे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट नंबर होगा। वो डॉक्यूमेंट नंबर ही बता रहा है कि इस डॉक्यूमेंट नंबर का मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट नंबर इसके लिए है। जब उसको आप इंटरलिंकिंग बैठाएंगे, बैक में आया कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ से आया, कैसे आया, तो वो आपको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होता हुआ वो मिल जाएगा। देन इसकी भी वही मिनिमम 3 years की रिटेंशन पीरियड है, और ऑल द फॉर्मेट्स आर डिफरेंट। नाउ वी विल सी द अनदर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की तरह, दैट इज द document is
डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर फॉर द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। अब डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर हमें जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो हमको यहाँ पर, अब ये जो एसओपी है क्या है, अब देखिए फिर एक बदल गया, प्रोसीजर फॉर मैनेजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कंट्रोल, डॉक्यूमेंट को हमको मेंटेन कैसे करना है, तो कैसे करना है ये हमारा पर्पज है, ये हमने स्कोप बता दिया कौन से स्टैंडर्ड के लिए है। सिमिलरली यदि ये कॉमन एसओपी है, आईएमएस के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों आएगा, ISO 9001, ISO 14001 एंड 45001। देन इसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अब देखिए यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है यहाँ पे एचओडी नहीं है, डिफिनेशन के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एचओडी नहीं है, या फिर रेफरेंस हो गया, अथॉरिटी हो गई। यहाँ पर कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, अथॉरिटी यहाँ पे एमआर की आ रही है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल की आ रही है, एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स में आ रहे हैं जो अपने डिपार्टमेंट में वो डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहा है, इंप्लीमेंट करने के लिए आ रहा है। तो देन इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो एचओडी का है। देन मेथड्स क्या है हमारे, तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल कैसे करना है, सिमिलरली इट इज द कॉमन प्रोसीजर फॉर द 9001 ऑल्सो। यहाँ पर डायरेक्ट उसी तरीके से जैसे वहां पे डॉक्यूमेंट नंबर देना है, प्रोसीजर्स देने हैं, हमको मेंटेन करने हैं, दैट इज सिमिलरली टू, और कौन से क्लॉज में कौन सी रिक्वायरमेंट है, दिस इज द कॉमन डॉक्यूमेंट। क्लॉज नंबर 4.3, क्लॉज नंबर 5.2, क्लॉज नंबर 5.3, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट में हमारे कौन कौन से रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन जैसा हमने आपको शेयर किया था, ये डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है। इस डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर जहां जहां वहां पर आ रही ये डॉक्यूमेंट हमको मेंटेन करने ही करने हैं। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या देख लिया, पॉलिसी देख ली, प्रोसीजर्स देख लिया, लीगल रिक्वायरमेंट्स का प्रोसीजर देख लिया, देन इसके बाद अभी हम प्रोसीजर्स फॉर द डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं। देन इसी तरह से कंप्लायंस के लिए हो गया, इंटरनल ऑडिट के लिए हो गया, डॉक्यूमेंट कंट्रोल कैसे होगा, एमआर के थ्रू होगा। देन क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग, उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, कंट्रोल क्या है, फॉर्मेट क्या है, कैसे असाइन करते हैं। देन ऑल दिस कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पर इसकी नंबरिंग दे दी कि किस अक्षर का क्या मतलब है, जैसे एच है, यहीं पर देखते हैं HMR, एच का क्या मतलब है, OHS डॉक्यूमेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी है। एम का क्या मतलब है, मार्केटिंग डॉक्यूमेंट्स है। आर का क्या मतलब है, आर का मतलब है यहाँ पे रिकॉर्ड है या प्रोसीजर्स हैं, PR हैं यहाँ पर। तो ये PR प्रोसीजर्स है, तो इस तरह से यहाँ पर एक कोडिंग सिस्टम होगा जो अलग अलग कंपनीज में होता है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम अपने यहाँ की ये दिस इज नॉट द कॉमन डॉक्यूमेंट, तो वी कैन से उसको हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कंट्रोल ऑफ द डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, कंट्रोल ऑफ द एक्सटर्नल ओरिजिन, इंटरनल ओरिजिन होता है, एक्सटर्नल ओरिजिन है, जो भी हमारे लिस्ट ऑफ मास्टर डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हमको एक जगह नोट करना है। ये हमेशा ऑडिट में पूछा जाता है, मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड आपके कौन से हैं, वह कहीं ना कहीं हमको जरूर 2 पन्ने में होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही। देन सिमिलरली हमको इसका मॉडिफिकेशन कब किया था, इशू नंबर कब किया था, अमेंडमेंट रिकॉर्ड होगा, डॉक्यूमेंट इशू किसको करते हैं, तो ये जो भी आप हम देखेंगे, स्टोरेज एंड डिस्पोजल कैसे करते हैं, कि डॉक्यूमेंट को कब तक हम मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद प्रिजर्व कैसे करते हैं, उसके बाद हम हार्ड कॉपी में करते हैं या सॉफ्ट कॉपी में करते हैं, ऑल दिस रिक्वायरमेंट वी नीड टू मेंशन हियर। और यहाँ पे जो मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कंट्रोल, मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मास्टर लिस्ट ऑफ एडिशनल चेंज रिक्वेस्ट, दैट इज द अमेंडमेंट रिकॉर्ड, जैसे ड्राइंग चेंज होती है तो एक नोट फिलअप किया जाता है, उसी तरह SOP चेंज होने पर भी हमको उसको एक नोट फिलअप करना है। तो दिस इज द डॉक्यूमेंट फॉर द डॉक्यूमेंट कंट्रोल। देन सिमिलरली इसी तरीके से है, that is the another document we are going to see, that is the प्रोसीजर फॉर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट। अब ये प्रोसीजर जो है क्लॉज नंबर 6 को रिफ्लेक्ट करता है। क्लॉज नंबर 6 में जो मेंशन किया हुआ है कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट करेंगे कैसे, तो जब हम एपेक्स में लोग देख रहे थे उस समय क्या था, सिर्फ वहां पर मेंशन कर दिया था कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट हम करते हैं, इनकी ये फ्रिक्वेंसी है, इस क्राइटेरिया पे हम मेंशन करते हैं। बट जब हम उसकी SOP बनाएंगे तो यहाँ पर हमको ये बताना होगा, सिमिलरली ये अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल दिस इज सेम। हजार आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले हजार आइडेंटिफिकेशन हम कहाँ पर करेंगे ये हम बता रहे हैं। यहाँ पर जो भी हमारे मैनुअल में ISO में लिखा हुआ है दैट वी कैन डायरेक्टली मेंशन कि हम कहाँ पे करेंगे, ह्यूमन फैक्टर लेंगे, पास्ट रिलेवेंट इंसिडेंट कोई हुआ होगा तो हजार आइडेंटिफाइड करते समय, जैसे अभी हम बात कर रहे थे एक्टिविटी,
जब हमको पता चलेगी तो हम हजार्ड्स निकालेंगे। तो एक्टिविटी कहाँ से पता चलेगी? अब देखिए एक्टिविटी कहाँ से पता चलती है। सबसे पहले आता है सोशल फैक्टर आ सकता है। रूटीन एक्टिविटीज हमारी जितनी भी हैं वो उनको हम हजार्ड्स में लेंगे। नॉन रूटीन एक्टिविटीज जितनी हमारी हैं वो हमको उसको लेंगे। देन इसके बाद नया इक्विपमेंट आया हो, नया मटेरियल आया हो, नया हमने कोई उसको टेस्टिंग, प्रोडक्शन, असेंबली, ह्यूमन फैक्टर, ऑल दिस रिक्वायरमेंट, इमरजेंसी जितनी भी हैं ये हमको यहाँ पर लेनी है। देन इसके बाद हमको एक्चुअल चेंज इन द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन हजार्ड्स ये मेंशन करना है। देन रूटीन एंड नॉन रूटीन एक्टिविटी होती क्या है वह हमको डिफाइन करना है। ये हमको जरूरत पड़ेगा जब हम हीरा डॉक्यूमेंट बनाएंगे रिलेटेड टू ह्यूमन कैपेबिलिटीज। और इसके बाद हमारी रूटीन नॉन रूटीन एक्टिविटीज, जो भी हमारी रूटीन एक्टिविटीज दैट आर द हजार्ड्स ऑन डे बेसिस पे हो रही है। नॉन रूटीन एक्टिविटी जैसे ओकेजनली होती है, 3 साल में, 2 साल में ऐसा कुछ हम प्लान करते हैं या अनप्लान्ड वे में करते हैं, दैट इज अ नॉन रूटीन एक्टिविटी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज द रूटीन एक्टिविटी। मटेरियल हैंडलिंग रूटीन एक्टिविटी है। ठीक है, इस तरह की चीजें जो आएंगी दे आर द रूटीन एक्टिविटी है। देन इसके बाद ह्यूमन फैक्टर, न्यू मशीन्स, न्यू इक्विपमेंट कोई इंस्टॉल हुआ हो उस समय हमको यहाँ पर हजार्ड उसके आइडेंटिफाइड करने हैं। ये हम एसओपी में बना रहे हैं, बता रहे हैं। उसके बाद हम वहाँ पे पीपल्स के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, पीपल। देन इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे चेकलिस्ट, फिजिकल हजार्ड्स के, हम हजार्ड्स के बारे में बता दिए हमारे यहाँ कौन कौन से हजार्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल हजार्ड्स, हजार्ड। इस तरीके से यहाँ पर हमको हजार्ड आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट उसको देखेंगे आगे। देन यहाँ पर हम जो बताएंगे कि ये हमारे टाइप ऑफ हजार्ड्स हमारी कंपनी में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये अपनी उस कंपनी में क्या लागू है, इस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं। चाहे तो बता सकते हैं, चाहे तो हम डायरेक्ट हीरा में भी मेंशन कर सकते हैं। देन इसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो बताना चाह रहे हैं दैट इज द दिस वन, कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे हीरा डॉक्यूमेंट जब बनाएंगे उस समय हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, O इंटू एस इंटू सी कर दिया, कुछ R इंटू पी कर देती हैं। तो उसके प्रोबेबिलिटी एंड सेवरिटी कर दिया। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर करेंगे। जनरली जो अभी हम लोग देखेंगे हीरा डॉक्यूमेंट जब बनाएंगे तो हम वहाँ पे प्रोबेबिलिटी एंड सेवरिटी को लेंगे। प्रोबेबिलिटी एंड सेवरिटी को लेकर के कैलकुलेट करके हम बनाएंगे इन दो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और उसकी सेवरिटी क्या है। जैसे कोई एग्जांपल अभी जब उसमें बनाएंगे, जैसे पहले भी हमने शेयर किया था कि कोई पर्सन क्या है, यदि मतलब हाइट से गिर जा रहा है, यदि 1 मीटर 2 मीटर के हाइट से, तो उसकी मतलब सेवरिटी बहुत कम है। बट कोई 15 मीटर 20 मीटर की हाइट से गिर रहा है, उसकी सेवरिटी बहुत ही ज्यादा है। तो वर्किंग ऑन द हाइट का भी एक्टिविटी लेकर के वहां पर देखेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पर इसको रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे वो बता दिया, और साथ ही साथ नंबरिंग सिस्टम बता दी कि 1 से 15 का गुणा करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 to 15 आएगा तो एक्सेप्टेबल है। बट यदि उसके ऊपर आ रहा है तो नॉन एक्सेप्टेबल है। यदि 76 से 125 आ रहा है, ठीक है, उस समय हमको वहां पर कोई ना कोई एक्शन वहां पर लेना है, टोटली अनएक्सेप्टेबल है, या लीगल रिक्वायरमेंट भी हम ले सकते हैं। तो दिस इज जस्ट ए एग्जांपल टू हाउ टू मेक द एसओपी फॉर दिस। एंड देन आफ्टर द असेसमेंट कैसे करेंगे एंड रिक्वायरमेंट्स कैसे हैं, वो उसका एक प्रोसीजर हमने मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का इंटरलिंक कर दिया। और जो भी हमारा है डॉक्यूमेंट उसको इतने दिन के लिए कंट्रोल करना है। Now this is a document for this one, and then we are going to discuss another one document in the very short time. That is the the internal and external, जो इंटरनल ऑडिट करते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद एक प्रोक्यूरमेंट की एसओपी देखेंगे ताकि हमको एक आइडिया लग जाए कि तीनों ही स्टैंडर्ड में कॉमन स्टैंडर्ड, कॉमन प्रोसीजर्स कैसे बनाए जाते हैं। जैसे अब देखिए इंटरनल ऑडिट, अगेन एपेक्स म्यूरल में हमने क्या लिखा था, क्लॉज नंबर 9, उसके नीचे 2 लाइन लिख दी थी कि इंटरनल ऑडिट करते हैं और ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे करते हैं। यहाँ पर हम पूरा प्रोसीजर बनाएंगे कि इस एसओपी को रिफरेंस देने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया। अब दिस इज अगेन अ कॉमन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जब यदि क्यूएचएससी डॉक्यूमेंट होता है, मतलब आईएमएस होता, यहाँ पे ISO 9001, 14001, 45001, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्टैंडर्ड नाउ, अब जो रिवाइज हुआ है। पहले यही इंटरनल ऑडिट क्लॉज नंबर 7 में उधर आता था जब 9001 था, और इसे क्लॉज नंबर 4 में अंदर ये सब सब क्लॉजेज में आते थे। अभी क्या है 9.2 बोले तो इंटरनल ऑडिट, अब तीनों स्टैंडर्ड के अंदर 9.2 ये कॉमन डॉक्यूमेंट बन गया। देन अब इंटरनल ऑडिट के अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, कंडक्ट कैसे करना है, तो अब उसके मेथड्स कैसे हैं,
किस बेस पे हमको कंडक्ट करना है, तो डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर ईच ऑडिट। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, देन इसके बाद हमारा पीरियड ऑफ लीगल कंप्लायंस मॉनिटरिंग क्या है, रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, एंड अगेन इंटरनल ऑडिट की टीम क्या है। देखिए अपेक्स मैनुअल में ये सारी चीजें नहीं आ रही थी, हमारी टीम कौन कौन सी है, हमारी मास्टर लिस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स हमारे कौन कौन से हैं, ये वहां पर नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट भी अभी हमको एक सेपरेट, यहाँ पर भी नाम नहीं आ रहे हैं कितने कितने हैं, यहाँ पर लिस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स कौन कौन से हैं वो नहीं आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर मेंशन करना है। देन प्लानिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया इंटरनल ऑडिट मैक्सिमम इंटरवल ऑफ 6 मंथ। अब यहाँ पर हमने 6 मंथ दे दिया, मतलब साल में 2 बार हम इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करेंगे। तो आपके यहाँ भी जब इंटरनल ऑडिट कंडक्ट होती होगी तो उस तरह से एक शेड्यूल्ड होगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के केस में हमें एक लाइन जरूर लिखनी चाहिए, दैट इज क्या, कि जब कभी भी जरूरत हुआ तो हम 6 महीने से पहले भी इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं, साल में 3 बार भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा हो कि अभी जैसे स्टैंडर्ड ही रिवाइज हो गया, जैसे 2008 ही स्टैंडर्ड था पहले, सॉरी ओसास 18,001 था, अब वो 45,001 हो गया, और हमारा मान लीजिए हमको जल्दी ही उसको लेना है, हमारा कोई कस्टमर है जो बोल रहा है कि नहीं नहीं हमें तो आप नए स्टैंडर्ड के हिसाब से नया सर्टिफिकेट इशू करा के दीजिए। उस समय हमको प्लान करते समय क्या करना होगा, ऑडिट करने से पहले एक इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करनी पड़ेगी ऑन द बेस ऑफ द रिवाइज स्टैंडर्ड। पहले 9001-2008 था, उसके बाद 9001-2015 हो गया 2015, तो उससे पहले हमको ऑडिट करानी पड़ेगी, बट इट इज नॉट द एक्सीजेंसी, जस्ट आई एम शेयरिंग एग्जांपल फॉर दिस कि हाउ वी कैन कंडक्ट अर्लियर द ऑडिट्स। देन ऑडिट प्रोसेसेस हमारे कौन से हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, किस फॉर्मेट में हमको इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट हमको फिलअप करनी है, दिस ऑल दिस इज कम इन दिस एसओपी इन द ऑफ द इंटरनल ऑडिट में, ये सब कुछ आ रहा है। देन फॉलोअप कैसे करना है, एनसी कैसे क्लोज करनी है, देन एनसी को फिलअप कहाँ करना है, और साथ ही देखिए इंटरनल ऑडिट की समरी जो है उसको मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के अंदर हम उसको डिस्कस भी करते हैं। तो दिस इज अ डॉक्यूमेंट फॉर द एसओपी फॉर इंटरनल ऑडिट। नाउ आई एम वी आर शेयरिंग अ लास्ट डॉक्यूमेंट विच इज दैट द प्रोक्यूरमेंट। जब कभी भी हम कॉम्पिटेंस, अच्छा 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जस्ट आई एम शेयरिंग द वन ऑफ द प्रोक्यूरमेंट। जैसे 9001 के अंदर जब कोई न्यू वेंडर डेवलप करते हैं तो वैसे कैसे लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर भी न्यू वेंडर की बात होगी। अब न्यू वेंडर का मतलब यहाँ पे कोई सामान खरीदने की बात नहीं हो रही है, बट यहाँ पर कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को कोरिलेट करती हैं। ये परचेज डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट हो गया, तो परचेज डिपार्टमेंट के अंदर उसकी प्रोक्यूरमेंट आ गया 8.1.4। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल, हाउ टू कंडक्ट। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शनल एरिया, एंड साथ ही साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसमें जो भी हमारे होंगे वो कौन कौन से होंगे, आउटसोर्स करने वाले प्रोसेस वो हैं, ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर को कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर का कोई हमारे पास ऐसा उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इस तरह की चीजें हम जब एसओपी बनाएंगे, एसओपी फॉर सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, वहां पर मेंशन करेंगे। उनको रिव्यू कैसे करते हैं, उनको डिस्कशन कैसे करते हैं, देन उनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उनका बैकलॉग कैसा है, उनके पास कितनी मैन पावर है, उनकी मैन पावर को जब मैन पावर हमारे यहाँ आएगी तो उसको हम पहले ही बता देंगे, देखो 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, ये उसके आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसके साथ ही वो हेल्दी होना चाहिए, फिट होना चाहिए, इतने केजी का नहीं चाहिए, इतनी हाइट से कम का नहीं चाहिए। तो ये मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर यदि उसका है लेबर सप्लाई का, तो दिस टाइप ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन कैन बी देयर। देन इसके बाद यदि हम कॉन्ट्रैक्टर देखते हैं तो पीपीस बेचने वाला कोई हो सकता है, कोई सेफ्टी बेल्ट बेचने वाला हो सकता है, कोई हेलमेट सेल करने वाला हो सकता है, कोई सेफ्टी शूज वाला होगा, कोई हमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में के लिए भी कोई ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल जो हम उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई करता होगा, वेल्डिंग या सर्विसेज आउटसोर्सिंग जैसे हम करते हैं ना, कि वहां पर हमने कुछ प्रोसेसेस को आउटसोर्स कर रखा है, जैसे वेल्डिंग आउटसोर्स है। लोडिंग अनलोडिंग ऑफ द हाई, जैसे विंड मिल के अंदर क्या होता है या फिर सोलर में क्या होता है, आउटसोर्स कर देते हैं कि भाई देखो ऐसा करो, हमें तो इंस्टॉलेशन करके देना है आपको, ये पूरा पिलर आउटसोर्स कर दिया उन्होंने। तो आउटसोर्स करने का क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर्स है, दिस इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ परचेज एंड स्टोर दैट इज डायरेक्टली लुकिंग आफ्टर दिस। And then after that we will see a last document, that is the competence of the
प्रोसीजर फॉर द कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब हो गया एचआर डॉक्यूमेंट। जो भी हमारे यहाँ कॉम्पिटेंस मैन पावर काम कर रही है उसका क्या क्राइटेरिया है, कॉम्पिटेंस ऑफ इवोल्यूशन कैसे है, उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, एंड देन आफ्टर दैट उनका क्राइटेरिया क्या है 7.2 7.3, एंड उनके जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। सिमिलरली कॉम्पिटेंस पर्सन जो भी होंगे उनके हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस कैसे उनको मेजर करेंगे। साथ ही साथ उसको यहाँ पर देखेंगे कि जॉब टाइटल क्या है, उनकी लिस्ट ऑफ पर्सनल कितनी मैन पावर हमारे यहाँ काम कर रही है, वो उनको ट्रेनिंग हमने कौन कौन सी दे रखी है, उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग हम कैसे कराते हैं, देन आइडेंटिफाइड कैसे करते हैं उनकी ट्रेनिंग को, मतलब TNI ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। वंस इन ए ईयर हम जो है उनके सबॉर्डिनेट्स, उनके जो सीनियर होते हैं उनको हम एक फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप करके उनको भेज देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रेनिंग आइडेंटिफाइड कर देते हैं और उसको सबमिट कर देते हैं। दिस इज अ प्रोसीजर। तो अमीर ने यहाँ पर बता दिया कि इस तरीके से हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और पर्पस क्या है, किसको किसको टारगेट ऑडियंस है, कैसे हम उसको ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया है। इम्पार्टिंग ऑफ द ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग करने का इंटरनल करते हैं या एक्सटर्नल करते हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग इंटरनल हो रही है। अब देखिए यहाँ पर कहीं हमने ट्रेनिंग का नाम नहीं दिया है, TNI का नाम नहीं लिखा हुआ है, साथ ही साथ कहीं ये मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन कौन सी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दिस इज SOP। अब लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग कौन सी है, लिस्ट ऑफ ट्रेनर हमारे कौन कौन से हैं, दैट वी नीड टू डिफाइंड इन अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। वो कोई ना कोई अलग से एक डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर पूरी लिस्ट आ रही होगी, एक्सेल शीट होगा, सैप हो सकता है, या फिर हमारे यहाँ जो भी सिस्टम है वहां पर हो सकता है, या फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ पर हो सकते हैं। एक्सटर्नल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग हिस्ट्री शीट, ट्रेनिंग अटेंडेंस हो गया, ट्रेनिंग रिक्वेस्ट हो गया, कॉम्पिटेंस एवेल्यूएशन हो गया, लिस्ट ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो ऑल दिस रिक्वायरमेंट्स विल कम अंडर दिस। तो मोस्टली अभी तक हमने जो सीखा है, जाना है, दैट इज द, अभी तक एपेक्स मैनुअल हमने देखा, एपेक्स मैनुअल के अंदर कैसे एपेक्स मैनुअल बनाया जाता है, तो उसके अंदर सिर्फ टॉप लेवल का वो डॉक्यूमेंट है। उसके बाद ही उसकी एपेक्स मैनुअल में जो जो प्रोसीजर्स आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन SOP, वो है। नाउ टुमारो वी विल सी कि किस तरीके से इसमें फॉर्मेट जो होंगे, जिसका हमने इंटरलिंक दिया है, तो सम ऑफ द की फॉर्मेट्स जो होंगे, मेन फॉर्मेट, वी विल सी दैट वन। तो आई थिंक, थैंक यू सो मच।